बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। सो ये आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर होगा एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेन ऑफ टेरर। तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, and we have also discussed the events or the series of events that led to the French Revolution. So you can have a watch. अब जो प्लेलिस्ट है मेरी उसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट और आप वो जो हैं देख सकते हैं। ओके, सो द रेन ऑफ टेरर इसको कहा जाता है अ पीरियड ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस। ठीक है, अब इसको अ पीरियड ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि द रेन ऑफ टेरर वाज पर्टिकुलरली अ वायलेंट एंड रिप्रेसिव फेज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब जो डिफरेंट फेसेस थे ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, तो उनमें जो रेन ऑफ टेरर वाला फेस है वो वायलेंट एंड रिप्रेसिव जो है ना फेस है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। बिकॉज उस फेस में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मास एग्जीक्यूशंस होती हैं, पॉलिटिकल बर्थ्स होते हैं, और जो है वाइड स्प्रेड फियर एज अ रिवोल्यूशनरी लीडर sought to eliminate any threat to the revolution। क्योंकि उस टाइम के जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनको जब भी लगता था कि ये लोग जो हैं थ्रेट पोस्ट कर रहे हैं टू द रिवॉल्यूशन, तो उनको ख़त्म करने की कोशिश करते थे। तो इसीलिए इस पीरियड को हम कहते हैं कि एक्सट्रीम वायलेंस। फिर उनको जो है प्रिजन भी किया जाता था, उनको ग्लोटीन भी किया जाता था, और मतलब बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स के साथ जो है ना उनको ख़त्म किया जाता था। ओके, सो टाइम फ्रेम अगर हम देखें रेन ऑफ टेरर का, तो उसका टाइम फ्रेम था 1793 टू द 1794। ये पूरा जो साल था ना, इस पूरे टाइम पीरियड को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। तो इससे पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फिर नेशनल असेंबली बनी थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन दिया था, एंड उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी जिसने लॉज पास किए थे, लेकिन उनको जो है वीटो किया था किंग ने। तो उसके बाद होता है रेन ऑफ टेरर जो 1793 से 1794 तक जो है वो चलता है। सो द रेन ऑफ टेरर अगर हम उनकी स्टार्ट की या बिगनिंग की बात करें तो एक्चुअली सितंबर 1793 में जो है इसकी बिगनिंग पॉइंट है, जब किंग जो लुइस 16 है उसको जो है ग्लोटीन किया जाता है। अब देखिए ना, पहले था किंग लुई 15, उसके बाद किंग लुई 16। दीज आर द रूलर्स फ्रॉम द बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टीज जिसने ज़्यादा टाइम जो है फ्रांस के ऊपर रूल किया था। उसके बाद क्या होता है कि द रिवोल्यूशनरीज, अब जो रिवोल्यूशनरीज थे ना उस टाइम के, लाइक जो जेकोबियंस थे जो बहुत ही रेडिकल थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना थ्रेट्स फेस किए थे, लाइक दे वर विटनेसिंग द थ्रेट्स, एंड दोज थ्रेट्स वर इंटरनल थ्रेट्स एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब एक्सटर्नल थ्रेट्स से कौन से थे कि जो मोनार्कीज थी दूसरी, और उसके बाद इंटरनल थ्रेट्स कौन से थे, उसमें ना डिफरेंट ग्रुप्स और फैक्शंस जो है वो बन गए थे जो थ्रेटन कर रहे थे उस टाइम के गवर्नमेंट को। सो दोज वर द रॉयलिस्ट एंड द काउंटर रिवोल्यूशनरीज एंड द फॉरेन मोनार्कीज, जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्चुअली दे ऑल वर ट्राइंग टू ओवरथ्रो द फ्रेंच रिपब्लिक। Okay, so let us discuss the key figures of reign of terror। हम देखते हैं कि कौन सी की फिगर्स थी। सो ऑब्वियसली फर्स्ट जो हमारे पास नाम आता है रोबेस्पियर, बिकॉज ही वाज द लीडर ऑफ कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। उसको ये काम सौंपा गया था कि रिवॉल्यूशन का जो डिफेंस है, रिवॉल्यूशन की जो प्रोटेक्शन है वो करनी थी। तो उसका जो लीडर था ना वो था रॉबेस्पियर, और उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि वॉज अ लीडिंग मेंबर ऑफ जेकोबियन, बहुत ज़्यादा जो है रेडिकल था, एंड वो बिलीव करता था इन द वर्च्यू ऑफ रिवॉल्यूशन। And he argued that terror was necessary tool to achieve the republic's goals of equality and the liberty। मतलब जो गोल्स थे ना उस टाइम के रिपब्लिक के इक्वलिटी एंड द लिबर्टी, और उसको लगता था कि ये जो गोल्स हैं ना वो टेरर के थ्रू जो है हम अचीव कर सकते हैं।
लेकिन हम बाद में देखते हैं कि इसका भी डाउनफॉल हो जाता है। उसके बाद वी हैव अनदर की फिगर इन द टाइम पीरियड फ्रॉम 1793 टू द 1794, जिसको हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं। उसका नाम है जॉर्ज डंटन। ओके, सो जो डंटन था, ही वाज अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। और उसका लीडर कौन सा था? उसका लीडर था रॉबेस्पियर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि थोड़ी सी डिफरेंट थी फ्रॉम द रॉबेस्पियर। Like unlike Robespierre, Denton had a more pragmatic approach to the revolutionary violence. ठीक है, अब क्या है कि डंटन की जो आइडियोलॉजी है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी और ज़्यादा प्रैक्टिकल थी एज़ कम्पेयर टू द आइडियोलॉजी ऑफ रॉबेस्पियर। क्योंकि जो रॉबेस्पियर थे ना, ही बिलीव्ड इन द नेसेसिटी ऑफ द रेन ऑफ टेरर टू प्रोटेक्ट द revolution and to maintain its purity. But when we talk about George Denton, so no doubt he was also the supporter of revolution. He also participated in the reign of terror. लेकिन वो he was less ideologically committed to its continuation, क्योंकि उसकी जो अप्रोच थी ना वो प्रोग्मेटिक थी एंड ही लेस फोकस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल प्योरिटी। अब वो बिलीव करता था कि रिवॉल्यूशन हैड अचीव्ड इट्स कोर गोल्स एंड वायलेंस शुड कम टू एन एंड। और जो रॉबेस्पियर था उसको लगता था कि वायलेंस कंटिन्यू होना चाहिए, और ये कहते थे कि नहीं भाई, लेट द पुअर पीपल रेस्ट, और ये जो वायलेंस है इनको क्या करना चाहिए, अब ख़त्म करना चाहिए। सो अगर हम देखें तो आइडियोलॉजीज ऑफ both the figures like George Denton as well as Maximilian Robespierre, both were the influential figures during the reign of terror in the French Revolution, but उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट थी, particularly in their approach to the violence and the revolutionary ideas and the governance as well. And another important figure of the Reign of Terror is Jean Paul Marat. अब ये कौन थे? He was an outspoken journalist and a politician who was one of the most radical figures of the revolution. अब उसने ना एक न्यूज़पेपर पब्लिश की थी कि फ्रेंड ऑफ द पीपल, इन विच ही कंडेम दोज ही सा एज एनिमीज ऑफ द रिवॉल्यूशन। मतलब उसने ना उनमें इनको कंडेम किया था कि जिनको ये लगता था कि दीज आर द एनिमीज ऑफ रिवॉल्यूशन। And besides that, um, he also called for the execution of the enemies of the revolution. उस बुक में ही जो उसने लिखा था कि friend of the people, उसमें including aristocrats, counter revolutionaries and moderate as well. So we can say that his writings often painted a very black and white view of the revolution, framing the events in terms of the absolute good versus absolute evil. And his rhetoric was extreme, like he used to urge the people to take drastic action against anyone perceived as an enemy of the revolution. सो ये था रोल किसका? जॉन पॉल मारत का इन द रेन ऑफ टेरर, क्योंकि वो ना अलाइन था विद द रेडिकल जेकोबियन जो फैक्शन था ना, उससे ज़्यादा इसकी अलाइनमेंट थी। Although he was not a political, active as figures like the Robespierre, but he supported the extreme measures of the revolution, such as the Reign of Terror, and he was also the advocate of the radicalization of the revolution. So his support for the revolutionary violence was one of the main factors that made him, very influential figure. And he also argued that the revolution could only survive by, purging itself of the enemies through the relentless violence and the terror. So yes. उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी भी डेथ हो जाती है और असैसिनेट हो जाते हैं। अब द इम्पॉर्टेंट हेडिंग, अगर हम रेन ऑफ टेरर की बात करें, सो इट्स द
So what is the purpose of the reign of terror? कि भी purpose क्या था reign of terror का? So the primary goal or the purpose of the reign of terror was to safeguard the revolution from both internal as well as the external enemies to ensure the survival of the French Revolution. अब इंटरनल तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से थे, लाइक रॉयलिस्ट थे, दूसरे जो डिफरेंट फैक्शंस थे, एंड द एक्सटर्नल एनिमीज जो मोनार्कीज थी. खैर हम हेडिंग वाइज जो है इधर भी नीचे हम डिस्कस करते हैं हेडिंग वाइज. So the first heading is external threats of the foreign monarchies, like France was at war with the many European monarchies, for example Austria, Prussia, Great Britain, and Spain. So which feared the spread of revolutionary ideals, and these monarchies sought to crush the revolution and restore the French monarchy, which added pressure to the revolutionary government to act decisively. Uh, so yes, what were the causes of the reign of terror? Number one was the political instability. हमने देखा था कि फ्रांस में बहुत ही political instability थी, like it was in the state of crisis. So it was in the state of crisis after the fall of monarchy. And the second one was the external threats like the war with Austria, Prussia, Great Britain, and Spain. एंड इंटरनल थ्रेड्स जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑन द रेडिकलाइजेशन ऑफ द रिवॉल्यूशन, लाइक जैकोबियंस का राइज होना, एंड जो कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी थी जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और उसका बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस. ओके, सो दिस वन इज़ आल्सो द important aspect of our heading of the reign of terror. Key events of the reign of terror. So first one was the formation of committee of public safety, जो revolution को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, जिसका जो लीडर था वो रोबेस्पियर था. और दूसरे के लॉ सस्पेक्ट मतलब अलो किया गया था कि आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी, यू कैन अरेस्ट एनीवन जिसको आपको लगता है कि एनिमी है रिवॉल्यूशन का. और दूसरा ये कि एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16 जिसको ग्लोटिन किया गया था ऑन द 21 जनवरी 1793, एंड मार्क्स एग्जीक्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था. एंड द फॉल ऑफ ग्रोंडीज लाइक द मॉडरेट पॉलिटिकल फैक्शन पर्स्ड बाय द जैकोबियन. ओके, सो आप ना समझते हो कि बार बार मैम कह रही है ग्लूटीन. व्हाट इज़ द ग्लूटीन? दिस इज़ द ग्लूटीन. The guillotine was used as a symbol of revolutionary justice. मतलब लोगों को यहाँ पे जो है ला के ग्लोटिन किया जाता था और उसको जस्टिस का नाम दिया जाता था. अगर हम नोटेबल एग्जीक्यूशंस की बात करें तो उसमें जो हमारी क्वीन मैरी थी वो शामिल थी, डेंटन थे, दूसरे रिवोल्यूशनरीज थे. सो द ग्लोटिन बिकेम एसोसिएटेड विद द स्विफ्ट एंड द पब्लिक एग्जीक्यूशन. तो यहाँ पे जो है वो लोगों को लाके खड़ा किया जाता था, और उनकी जो बॉडी के हैं वो दो पार्ट्स होते थे, लाइक उसका हेड अलग एंड बॉडी अलग. उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्वियसली रोबेस्पियर का भी फॉल हो जाता है, लाइक आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज एनिमीज़. उसको ऑब्वियसली एक टायरन लीडर जो है देखा जाता था, तो उसको भी एग्जीक्यूट किया जाता है. एंड द 1794 फिर हम देखते हैं कि उसका इम्पेक्ट क्या था रेन ऑफ टेरर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें देखना चाहिए कि क्या इम्पेक्ट था. तो इम्पेक्ट में नंबर वन है कि मास एग्जीक्यूशन, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की जो एग्जीक्यूट किए गए थे, उनको एस्टिमेट किया जाता है 16 to 17,000 जो है लोगों को जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था बाय द ग्लोटिन, विच टेंस ऑफ थाउजेंड्स डाइंग इन द प्रिजन आर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल्स. और काफ़ी जो लोग थे इवन वो तो प्रिजन में जेल में ही जो मारे गए थे, लाइक ड्यू टू द ओवर क्राउडेडनेस एंड रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल्स एंड द समरी एग्जीक्यूशन. हम उसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि in addition to the mass execution by the guillotine, many people were executed without trial or through summary proceeding during the revolutionary tribunals. अब जो revolutionary tribunals थे ना, वो बनाए गए थे इन मार्च 1793. इन मार्च 1793. अब उसका ये था कि मेन पर्पस कि the revolutionary tribunals was meant to try those accused of being enemies of the revolution.
और उसके बाद हम देखते हैं कि डेथ इन प्रिजन, लाइक इन एडिशन टू द एग्जीक्यूशन बाय द गिलोटिन मेनी पर्सनस डाइड फ्रॉम द हार्श कंडीशंस इन ओवर क्राउडेड जेल्स। क्योंकि जो जेल्स है ना वो बहुत ही ओवर क्राउडेड थे और लोगों की वहीं पे जो है वो डेथ हो गई थी, इवन एक गिलोटिन करने से पहले ही। सो सस्पेक्ट्स वर ऑफन डिटेन्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड्स इन द डिप्लोरेबल कंडीशन लीडिंग टू द starvation, diseases, and the abuse. So political prisoners and the former leaders of the Groin infection, for instance, died while अब ना बहुत सारे जो लोग थे ना वो ग्लोटिन से पहले ही जो है वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उनको ना इतनी बुरी कंडीशन में उन्होंने रखा था और जो वो प्रिजन थे इतने ओवर क्राउडेड थे, तो वहीं पे ही जो है लोगों की डेथ हो गई थी। एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन, सो द पॉलिटिकल फिक्शंस वर साइलेंट एंड द डेसन वाज ब्रूटली पनिश्ड। एंड एंड ऑफ टेरर की जो है एंड ऑफ टेरर तब होता है जब रोबेस्पियर की एग्जीक्यूशन होती है, and so it marked the end of terror. So thank you so much. If you have any questions, so you can write those question in comment section, तो हम आपको उसका जवाब देंगे in reply. Okay, thank you so much. And yes, it's the 8th March, so happy Women Day to all the girls and the women.